हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर, ऑनर ऑफ ड्रीम क्लासेस, आप सभी का आज की इस स्पेशल सीरीज में, आज की इस स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक बहुत ही स्पेशल मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ स्पेशल लेकर आइए ड्रीम क्लासेस पर। क्लासेस तो रेगुलर हो रहा है लेकिन कुछ स्पेशल, ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मैराथन, एक बहुत ही स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं आज से। उम्मीद है कि आप सबों को ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये सीरीज प्रतिदिन रात में 9 बजे, प्रतिदिन या अल्टरनेट रात में 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। इस सीरीज के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपको हम क्लास 12 फिजिक्स, भौतिकी कक्षा 12, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम से हैं, जी हाँ, क्लास 12 फिजिक्स जो भी बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, अगर उनका वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव कहिए आपको लगता है कि कमजोर है, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको चैप्टर वाइज आपके लिए सीरीज लेकर आए। फिजिक्स लेसन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और प्रत्येक चैप्टर से 50 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम निकालेंगे और उनको यहां पर लाके हम उनका एज लाइक टेस्ट भी कर सकते हैं या एज लाइक सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। ये नॉन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ एक कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को डील कराया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस मैराथन की शुरुआत हो गई है। प्रतिदिन रात 9 बजे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैराथन लेकर आऊं। एक्सपेक्टेड वीकली 5 डेज का ये मैराथन रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज 50-50 चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की को लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 1 से। और अध्याय 1 के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत आवेश और क्षेत्र अध्याय 1 का निचोड़ है और 50 वस्तुनिष्ठ। और ये सारे वस्तुनिष्ठ जो है वो इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम को लेकर और बोर्ड के लिए संभावित प्रश्न है। और चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि इस सीरीज को जो बच्चा ज्वाइन कर लेगा उसका ऑब्जेक्टिव पर एकदम कंट्रोल 100% हो जाएगा। 35 में वो 35 ला सकता है, चाहे वो बच्चा बिहार बोर्ड का है या कोई भी अदर बोर्ड का है, क्योंकि सिलेबस फिजिक्स का सेम ही रहता है। अगर बिहार बोर्ड से हैं या अदर बोर्ड से हैं, आप 35 में 35 ला सकते हैं। आप 100 में 100% आप इसको कर सकते हैं। चलिए शुरुआत हम कर चुके हैं इस सीरीज की, और बिल्कुल नॉन स्टॉप सीरीज है, कहीं नहीं रुकेंगे, कंटिन्यू 50 तक चलेंगे और बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा प्रश्नों को डील करेंगे। पहला सवाल, दो इलेक्ट्रॉन के विद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉन के बीच स्थिर बल जो है विद्युत बल, इन दोनों के बीच क्या कंपैरिजन होना चाहिए। एक तरफ रहेगा, देखिए एक तरफ रहेगा दो इलेक्ट्रॉन के विद्युत बल और एक तरफ रहेगा दो प्रोटॉन के स्थिर बल। इन दोनों की तुलना में करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। चार ऑप्शन है कि सर दो इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत बल की तुलना में दो प्रोटॉन का के बीच स्थिर विद्युत बल जो है, ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिक होगा, ज्यादा होगा। दूसरा कह रहा है ना इससे ये कम होगा। पहला तो कह रहा है इससे जो है ये अधिक होगा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल की तुलना अगर हम दो प्रोटॉन के बीच स्थिर बल से, स्थिर विद्युत बल से करेंगे, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यही अधिक होगा, ये स्थिर विद्युत बल। दूसरा कह रहा है ना स्थिर विद्युत बल जो है कम होगा। तीसरा कह रहा है कि राज्य मतलब एक तरह से आप इसको कुछ और भी कर सकते हैं। और चौथा देखिए इस ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है। ये कह रहा है कि नहीं दोनों सेम है, यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल, देखिए ध्यान से, दो इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल और दो प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल, ये जो है स्थिर वैद्युत बल, ये दोनों जो है ये दोनों आपस में क्या कह रहा है कि बराबर होगा, यानी दोनों जो है वो इक्वल होगा, वही रहेगा जी। ठीक है, दोनों सेम चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन, पहला का ऑप्शन डी था। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। स्थिर विद्युत जो है वो उत्पन्न होता है उत्प्रेरण, घर्षण, रासायनिक अभिक्रिया या घर्षण और उत्प्रेरण दोनों। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा कि स्थिर विद्युत जो उत्पन्न होता है वो केवल उत्प्रेरण विधि के द्वारा हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, यानी दूसरा का ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न के एकदम नॉन स्टॉप सॉल्यूशन। और उम्मीद है कि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लाइक आप करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटेंगे, बताएंगे अपने दोस्तों को। तीसरा सवाल, यदि दो आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। देखिए दो आवेश की, जैसे मान लीजिए
कि Q1 और Q2 दो आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है, ठीक है। तो कहा गया यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच आंतरिक बल, ठीक है, आंतरिक बल कैसा रहेगा यदि आवेश को बंद कर दे। यदि एक आवेश को, देखिए दो आवेशों के बीच की दूरी को हम पहले तो आधा करेंगे यानी r/2 कर देंगे, अगर दूरी है तो r/2 कर देंगे। और कह रहा है कि यदि उनके बीच आंतरिक बल कैसा होगा जब हम एक आवेश को, मान लीजिए एक आवेश को हम क्या कर देते हैं, क्लोज्ड कर देते हैं। तो कहा गया है कि सर ऐसे कंडीशन में इस प्रश्न का उत्तर है कि इनका जो आंतरिक बल है वो 1/4 हो जाएगा। ये नॉन स्टॉप सॉल्यूशन तीसरे प्रश्न का ए उत्तर। कॉपी में नोट करते चलिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल नाम का हमारा टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत जल्द हम वहाँ पे क्विज शुरू कर रहे हैं, तो उस टेलीग्राम पे बने रहिएगा और वहाँ पे जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम पे। जब दो आवेशित गोलों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश बहता है, उनकी धारिता के विलोमता या व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, उनकी धारिता के बराबर, उनकी धारा के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब विलोमानुपाती, और इनमें से कोई नहीं। बताइए चौथा सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जब दो आवेशित गोले को तार द्वारा, दो आवेशित गोला मान लीजिए, उनको अगर हम वायर के द्वारा जोड़ते हैं तो आवेश बहता है, कहेंगे सर उनके विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। ये आपका जो है 4 नंबर प्रश्न का भी ए ही उत्तर होगा। चलिए 5वें प्रश्न की बात करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कूलाम्ब बल कैसा बल है जी? तो याद रखिएगा कि कूलाम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी हमने सी को उत्तर किया, ए और बी दोनों। कॉपी में नोट करते चलिए। छठा सवाल, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो याद रखिएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। कैसा होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7वें प्रश्न की बात करें तो एक स्थिर कूलाम्ब जो होता है वो कितने के बराबर होगा? तो 7वां नंबर क्वेश्चन कि सर एक स्थिर कूलाम्ब जो होता है वो 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 के बराबर होता है। एक स्थिर कूलाम्ब कैसा होता है? 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 के बराबर होता है। चलिए, अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? देखिए अचालक आवेशित गोला रहे, उसको अगर हम पृष्ठ से किधर लेकर जाएंगे, केंद्र की ओर लेकर जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र के मान में जो परिवर्तन होगा ये कुछ इस तरह से होगा कि सर उसका विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। याद रखिएगा ये 8 नंबर प्रश्न का ए उत्तर होगा। सवाल बहुत बेहतरीन है। अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होती है, घटता है उसका मान। चलिए 9वां प्रश्न, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, और इसका उत्तर हम मारेंगे सी कि सर मुक्त आकाश की विद्युतशीलता इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एफएम, फैराडे प्रति मीटर इसको कह सकते हैं, एफएम इनवर्स भी इसको कह सकते हैं। और याद रखिएगा आप ही सोचिए अगर मैं 50-50 प्रश्न हर चैप्टर से ला दूं तो आपको हिम्मत है उस चैप्टर की कि यहाँ से प्रश्न ना आए? 100% आ जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर दोबारा आपको। तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एफएम, ठीक है, फैराडे प्रति मीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अच्छा, ये बैच, ये बहुत शानदार बैच है, संजीवनी बैच। मैं इसकी डिमांड बहुत ज्यादा यूट्यूब पर है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर इसको लॉन्च किया गया है। इस बैच में ना तो कोई लाइव क्लास है, हैरान करने वाली बात है, ना तो कोई लाइव क्लास है, ना तो कोई रिकॉर्डेड क्लास है। तो सर इसमें है क्या? इसके अंदर कंप्लीट गेसिंग नोटबुक डाला जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी 6 विषयों का कंप्लीट। 12th आर्ट्स, 12th साइंस, प्राइस भी आपको दिख रहा है, अभी ऑफर भी है, और 10th का भी एक नोट गेसिंग नोट है। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिसर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे इसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाइए। पेड कोर्स में जैसे ही जाइएगा आपको दिखेगा संजीवनी बैच, उसको ओपन करिए, 3 बैच आपको दिखेगा, 12th साइंस, 12th आर्ट और 10th। आप ऑब्वियसली आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, वो बैच लीजिए, बाय नाउ कर लीजिए। और अगर किसी भी तरह की तैयारी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पर, ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, आप एक बार यहाँ पर कॉल घुमा दीजिए कि सर हमें बैच लेना है। प्राइस आप देख रहे हैं, 12th साइंस वालों को 399 लगेगा, 12th आर्ट्स वालों को 299 लगेगा, ऑफर चल रहा है ना अभी इसलिए, ठीक है। और ये एक विषय नहीं, पूरे 6 विषयों को, ठीक है, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ, हिंदी इंग्लिश, इधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश, सब पूरा कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, प्रीवियस ईयर्स, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, कंप्लीट पैकेज। आप उसको जाकर चेक भी कर सकते हो, व्यू कोर्स देखिए, डेमो कोर्स देखिए, अच्छा लगे तब लीजिए, ठीक है।
बहुत बेहतरीन बैच है, जरूर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया। विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युतीय क्षेत्र का मान बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो याद रखिएगा सर, विद्युतीय क्षेत्र ई का मान होता है वोल्ट प्रति मीटर, आप इसको ऐसे वोल्ट मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, और ये आपका हो गया वोल्ट प्रति मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, विद्युत क्षेत्र का मान होता है वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता, आपको पता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के सतह पर आवेश जो है वह विद्यमान रहता है, लेकिन अंदर जो है वो शून्य होता है। तो जब आवेश ही शून्य रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य ही होगी। कैसी होगी माय डियर स्टूडेंट? शून्य ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक सीख पा रहे हैं? अगले प्रश्न की बात करें, ये 11 का सी था। अब हम आइए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें। चलिए जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए। 12 नंबर सवाल कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो इसके पास विद्युतीय क्षेत्र ई का मान क्या होगा? तो एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो सिग्मा बटे, जी हाँ, सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत डिमांड है ऐसे प्रश्नों की, ठीक है। सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बताइएगा, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। कहा गया है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ई का मान। ये प्रीवियस ईयर्स आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, एक्सपेक्टेड है इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए, संभावित है, और इसका भी मान होगा सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। और याद रखिए, और हाँ, इसको कॉपी में एकदम हाईलाइटेड करके लिखिएगा, वीवीआई करके। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट क्लास में आप लोग का मैं फीडबैक देखना चाहता हूं कि आप कितना इस क्लास को पसंद करते हैं। और ये फीडबैक दिखेगा, कमेंट बहुत सारा आना चाहिए, लाइक्स बहुत सारे आने चाहिए, शेयर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करेंगे, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे, इस तरह का अगर आप एक्टिविटी रखते हैं तो मुझे लगेगा कि मैं सफल हूं। आपको मैं आपको शिक्षित करने में, आपको आपकी सफलता में मेरी थोड़ा सा भागीदारी जो है वो है, ठीक है। मैं ऑनर हूं ड्रीम क्लासेस का, और मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारे लिए एक बेहतर फीडबैक दें, और बने रहिए, ऐसे चैप्टर वाइज चलेगा फिजिक्स, और भी बहुत सारे चीजें हम आपको लेकर आएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाए तो बताइएगा ऐसे कंडीशन पे क्या होगा इस प्रश्न में, कि यदि एक द्रव बूंद को आवेशित करेंगे तो याद रखिएगा कि उसके अंदर का जो दाब है, जो प्रेशर है, जब हम उसको आवेशित करेंगे तो उसके अंदर का प्रेशर, जो उसके अंदर का जो दाब है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा इस चीज को कि जब एक द्रव बूंद को हम आवेशित करेंगे तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, उसके अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बताइएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बच्चा बच्चा जानता है कि सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 15 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है, और सही उत्तर सबको पता है कि सर बी होगा। चलिए आ रहा है समझ में, मजा भी आ रहा होगा, इस सीरीज का आप इंतजार कर रहे होंगे, और ये बिल्कुल आ चुका है। किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता ई आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल, जल्दी बताइएगा, ठीक है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जो होता है वो ई आर, यहां पे ई आर लिखिएगा, किसके बराबर होगा? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, और जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। 16 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जो ई आर है वो ई बटे इप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। 16 का सही उत्तर ए होगा। 16 का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। जल्दी जल्दी से समझ पा रहे हैं आप इसको? चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन। रेडी? 16 का ए होगा, 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिल्कुल आपके उत्तर को, एक सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड, कोई नहीं, हम 17 पे आ जाते हैं फिर से। सत्रह नंबर क्वेश्चन, दूरी से, आर दूरी से, देखिए ये गलत यहाँ पे टाइपिंग किया गया है। आर दूरी से विगल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो समानुपाती होता है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बहुत डिमांडेबल प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की एक अलग ही डिमांड है कि आर दूरी से, यहां पर आप आर जरूर लिखिएगा, ठीक है। आर दूरी से विगल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो है वो किसके समानुपाती होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आर इनवर्स 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बाबू, अगर कहीं पे आर इनवर्स 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/r का स्क्वायर, या सीधे कहिएगा कि सर ये त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आप इसको अगर ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। कह रहे हैं आर दूरी से विगल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो है वो समानुपाती होगा। कहिएगा सर त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन पूछ रहा है समानुपाती, तो त्रिज्या का वर्ग हमको आर को नीचे करना पड़ेगा, यानी आर इनवर्स 2 करिएगा। तो ये आपका सही उत्तर है, यानी हम सीधे सीधे कहिए कि सर हमने 17 नंबर को टिक लगा दिया। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल, और ऐसे प्रश्नों की बहुत डिमांड है, ठीक है, कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 18, और इस प्रश्न का उत्तर है सर 6.25 इंटू 10⁻18। ये इतने इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तब हमें, ठीक है, 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए आपको इतने इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा। चलिए, इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 19। इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, ये एफएम इनवर्स होना चाहिए था जी, हाँ, एफएम इनवर्स 19 का भी, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 1 कूलाम वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेशों पर बल लगता है, कितने न्यूटन का बल लगाएगा? बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेशों पर जो बल लगाएगा वो बल होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कितने का? 9 × 10⁻9। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अच्छा, संजीवनी बैच, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, एक बार जरूर चेक करिएगा अपने एप्लीकेशन के अंदर। और हाँ, ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आ चुका है। आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन में जाइए और पेड कोर्स के बगल में टेस्ट सीरीज होगा, आप जाइए वहाँ पे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और एक बार इस बैच को जरूर लीजिएगा, आपको 100%, मैं कह रहा हूँ, आपको 100% बेहतर फीडबैक मिलेगा। 100% आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत बेहतरीन बैच में राहुल सर ने मुझे जोड़ा है। और प्राइस भी देख लो, कुछ नहीं, इतने में तो, इतने की तो लड़कियां 2-3 दिन में गोलगप्पे खा जाती है, नहीं? हाँ, और लड़के तो पता नहीं इतने में क्या क्या कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और बहुत बेहतरीन बैच है ये, बहुत शानदार बैच है, वो आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूँ, और बहुत काम आएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? बताइएगा जरा, किसका संभव नहीं है? अच्छा, किसका संभव है? ओके 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 ओके, ये क्या पूछ दिया बच्चे ने, एक किसका संभव अस्तित्व संभव है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, पूछता किसका संभव नहीं है, तो आप ये वाला टिक मार सकते थे, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.6, हालांकि संभव तो ये तीनों है मेरे हिसाब से, किसका अस्तित्व संभव नहीं होना चाहिए, तो आप ये सी को टिक मारिएगा। लेकिन फाइनली पूछा किसका संभव है, तो आपको पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछ दिया है, टेंशन की बात नहीं। प्रावैधुता का ऐसा ही मात्रक, बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये 22 का, ये बहुत ही आसान सवाल था ये, और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं, एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक दो मिस्टेक्स अगर छोटे छोटे हैं तो मैं उनको सुधारते चलूंगा, क्योंकि टाइपिंग थोड़ा होता है मिस्टेक। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित देने पर या आवेश देने पर वितरित होता है, बताइएगा, जल्दी बताइएगा, किस पर आवेशित होगा? क्वेश्चन नंबर 23, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है,
मेरे हिसाब से सतह के लंबवत वितरित होगा, तो ये है नहीं कोई डी 23 नंबर ऑप्शन में। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको डी को टिक मार सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वो जो वितरित होगा वह सतह के लंबवत वितरित होता है, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमने डी को टिक लगा दिया। 24 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r का स्क्वायर। नॉट स्टॉप सॉल्यूशन, बिना कोई गपशप के, बिना कोई बकवास के हम इस सीरीज को चला रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे मोटिवेट होते हैं, कितने बच्चे हमारे इस सीरीज को भाग लेते हैं, और कितने बच्चे का कमेंट आता है कि सर ये सीरीज आपके लिए बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश जो होता है वो कितना गुना होता है, बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश जो होता है, एक सेकंड, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, 10 सेकंड का, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दीजिए हमें, मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। गिव मी 10 सेकंड ओनली, बस आप बने रहिए, 10 सेकंड हम तुरंत करते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा? हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है किसी घिरे हुए पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश जो होता है वो कितना गुना होता है, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन होगा 1/ε0 गुना। हाँ ठीक है, मुझे लगा कुछ मिस्टेक तो नहीं है, टाइपिंग बिल्कुल सही है, मुझे लैंग्वेज थोड़ा सा सही नहीं लगा। चलिए, ये एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/, यह भी आया था कि 1/ε0 गुना था, जहाँ एप्सिलॉन नोट जो होती है मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। तो इस कथन को हमने कहाँ से लिया है, इस कथन का मेन रूप से ये कहाँ से लिया गया है, ये 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए तो जरा इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी, 10 सेकंड का टाइम हम आपको दे रहे हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और ये इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन ये सवाल है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का, अभी अभी हमने पढ़ा कि सर ये आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है, तो यही कहा गया कि ये जो आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है, जहां हमें पता है कि ε0 जो है वो मुक्त आकाश की परावैद्युता है, इस कथन को कहते हैं, सर इस कथन को हम कहते हैं गाउस का नियम। ये कहां से लिया गया, ये गाउस के नियम से इस बात को कहा गया है कि आवेश के घनत्व का 1/ε0 पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होगा। ये गाउस का प्रमेय कहता है, ये गाउस का प्रमेय दर्शाता है। 26 का उत्तर हो गया सी। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करें, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। बहुत बेहतरीन सवाल, और डिमांड है ऐसे प्रश्नों की कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जल्दी जल्दी इसको कॉपी में नोट करिए, फटाफट जल्दी से नोट करिए, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको कॉपी में। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है ये, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ, 1 λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, मैं एकदम अच्छे से इसको सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा जाए सीरीज, लेकिन आप लोग के हित के लिए हो और काम दे हमेशा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कूलाम, न्यूटन, बोल्ट, न्यूटन प्रति कूलाम, बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कूलाम तो नहीं होगा, न्यूटन तो नहीं, तो बल का होता है, वोल्ट भी नहीं होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ये मेरे हिसाब से सही उत्तर होगा, 28 का सही उत्तर डी होगा, 28 का सही उत्तर डी होगा। आ रहा है समझ में, बिल्कुल 100% सीख पा रहे हैं। देखिए ये
50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित अर्जित करती है, मतलब वो आवेशित हो जाती है। वही कहा गया है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। तो वही पूछा गया कि वो कौन सा आवेश उत्पन्न करेगी, ऋणावेश, धनावेश, या दोनों कर सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में वो धनावेश पॉजिटिव, जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करेगी या पॉजिटिव हो जाएगी वो। ठीक है, चलिए, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनात्मक आवेश अर्जित करती है। अभी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो है वो धनात्मक आवेश उत्पन्न करती है, धनात्मक हो जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ेंगे तब कांच की छड़ धनात्मक आवेश अर्जित करती है। ऐसा क्यों होगा, ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है और जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि धनावेशित तब होगी जब कांच में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है तब ये धनावेशित हो जाएगी। ठीक है जी, समझ रहे हैं, क्योंकि जुटेगा तब तो ऋणावेशित होगा, घटेगा हम देंगे, हम दान देंगे तो हम धनावेशित हो जाएंगे, हम दान लेंगे तो हम कर्जदार हो गए। हमने कर्ज दिया मतलब हमारे पास था तो पॉजिटिव चार्ज, हमने कर्ज लिया यानी हमें जरूरत है तो आप कर्ज में है, नेगेटिव चार्ज। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 30 नंबर का डी उत्तर है। किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ बताइए, क्या अर्थ हो सकता है किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का। 31 नंबर सवाल, तो कहेंगे सर अभी हमने बोला कि ऋणावेशित होने का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित करना, मतलब ऋणावेशित तब होंगे जब हम कर्ज लेंगे, लेना मतलब अर्जित करना, और देंगे, जब देंगे, देने का मतलब है कि हम दे रहे हैं मतलब हमारे पास बहुत सारा है। तो याद रखिएगा जो सवाल कहा, किसी वस्तु का ऋणावेशित, अगर कहेगा सिंपल वे में कहेगा धनावेशित होने का शर्त बताइए, धनावेशित का मतलब हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं मतलब हम मालिक हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ऋणावेशित होने का मतलब है कि हम मांग रहे हैं आपसे, ले रहे हैं, हम कर्जदार हो चुके हैं, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर पूछा कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ कहेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से अर्जित करना, अर्जित मतलब अपने ओर समावेशित करना, अपनी ओर लेना, मांगना, ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा जी। जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान, एक बेहतरीन सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा कि जब वस्तु ऋणावेशित होगा तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ना कि कमी होगी। क्या होगा बाबू, वृद्धि होगा, बढ़ेगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। मैंने बोला ना जो बच्चा मेरा 50-50 का ये सीरीज ज्वाइन कर लेगा, 50-50 महाकाल वाला सीरीज ये है, उसको किसी भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोई कोचिंग ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लास्ट टाइम में एक बेहतर फीडबैक देख सकता है, एक अच्छे मार्क्स को अर्जित कर सकता है। ओके, यहां तक समझ रहे हैं आप बात को, हमारी बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो कह रहे हैं आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो प्रकार, तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है, याद रखिएगा सर। ऐसे कंडीशन में, एक सेकेंड फिर से गलती हो गया ना, छोटा छोटा, तो थोड़ा सा देखो मिस्टेक बच्चा कर रहा है टाइपिंग में, मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, रुकिएगा थोड़ा सा, 10 सेकेंड का टाइम दीजिए। ठीक है, गिव मी, जस्ट सेकेंड। क्या था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 33, मुझे मिस्टेक लग रहा है इसमें टाइपिंग में। हाँ देखिए, मुझे लगा कि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, वही मुझे लगा कि बच्चे ने गलत टाइप करा है। खैर कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर ये जो है वो ऋणावेश उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न करेगा, ऋणावेश उत्पन्न करेगा। और जस्ट अ सेकेंड, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 33, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर। चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए 34 में, कि स्थिर विद्युन्मय किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जल्दी बताइएगा। स्थिर विद्युन्मय किस विधि के द्वारा उत्पन्न करेंगे, तो ये आपको भी पता है कि सर स्थिर विद्युन्मय जो है
ये हम घर्षण विधि से उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सा विधि रहेगा स्थिर विद्युन्मय के लिए? घर्षण विधि को के द्वारा हम स्थिर विद्युन्मय उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है? तो आपको भी पता है कि कूलाम है, स्थिर कूलाम है, और हमको लगता है कि फैराडे, ठीक है, आवेश का मात्रक नहीं है। कौन आवेश का मात्रक नहीं है? फैराड, क्योंकि कूलाम और स्थिर कूलाम तो है भाई, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुका है, और 35, चलिए 36 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा है। एक स्थिर वस्तु पर आवेश क्यू है, यदि वस्तु को v वेग से गतिशील कर दिया जाए तब वस्तु पर आवेश होगा। ये तो 36, ये तो यही पे उत्तर लिख दिया बच्चे ने। एक स्थिर वस्तु पर आवेश क्यू है, यदि वस्तु को v वेग से गतिशील कर दिया जाए तो आपको भी पता है कि आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यू ही रह जाएगा, ठीक है। इसके आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना आवेश दीजिएगा वो उतना ही रहेगा जी। 37, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल का परिमाण उनके बीच के दूरी के साथ किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, और अभी थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस भी हुआ कि त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल का परिमाण उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है बाबू। चलिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था कि सर यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा 1/r का स्क्वायर होता है। तो 1 दूरी करेंगे ना तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 गुना हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा टिक हो गया, एकदम आसान। ये तो हल्के प्रश्नों में से इनका गिनती करेंगे हम। 38 हो चुका है। 39 की बात करें, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, किसके नियम से इसको देंगे जी? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ये कूलाम के नियम से ऐसा कहा गया। थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुआ था इस टॉपिक के ऊपर, नहीं? चलिए, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी तथा दोनों आवेशों की को भी दुगना कर दिया जाए तब आवेश के बीच लगने वाला बल जो है वो लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो कैसा होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 याद रखिएगा कि जब आवेश के बीच की दूरी को भी दुगनी करेंगे और आवेश को भी दुगना कर देंगे तो लगने वाला बल जो होगा वो अपरिवर्तित, क्योंकि दोनों दुगना ही रहेगा तो वो कट जाएगा आपस में जाके, अपरिवर्तित जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए, एक पिंच और गेंद में 10 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो पिंच गेंद पर आवेश क्या होगा? एक पिंच गेंद में 10 गो इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ देंगे तो पिंच गेंद के आवेश के ऊपर जो आवेश है वो कितना आवेश उत्पन्न होगा? ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब भी करता है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा सर। ऐसे कंडीशन में इसका उत्तर, हालांकि इसको सॉल्व करके इसको उत्तर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर चलिए कोई बात नहीं है। 1.6 × 10⁻⁻13 ये आवेश, इतना कूलाम का आवेश उत्पन्न करेगा जी। एक पिंच गेंद में 10 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होगा। हालांकि इसको अच्छे से सॉल्व करके बताना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता है। किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युता के कितना नहीं हो सकता है? 42 नंबर क्वेश्चन। याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में परावैद्युता जो है वो अनंत नहीं हो सकती है, यानी हम डी नंबर टिक को टिक लगाएंगे, ठीक है। 42 का डी इज द राइट आंसर। चलिए 43, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता 1 से कम परंतु 0 नहीं हो सकता। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता 1 से कम हो सकती है परंतु 0 नहीं हो सकता। आप लोग संजीवनी बैच खुद भी बाय नाउ करिएगा। जैसे ही आप लोग बाय नाउ करिएगा ना, जितना लॉक लगा हुआ है सब अनलॉक हो जाएगा। जो फीस आपको दिख रहा है बस उतना ही लगेगा, एक बार, दोबारा नहीं कटेगा। वैलिडिटी 6 मंथ है, एग्जाम तो नजदीक ही है, 6 मंथ की जरूरत भी नहीं है। संजीवनी बैच आप जरूर लीजिएगा, बहुत यादगार बैच है। और उस बैच को लेने के बाद हर साल उस बैच को हम लॉन्च करते हैं, और हर साल हजारों से भी ज्यादा बच्चे, 2-3 हजार की संख्या में बच्चे उसको जुड़ते हैं। इस सेशन में भी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, और आप बस पीछे हो, आप भी पीछे मत रखो। क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रखा जाए? क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए? तो याद रखिएगा बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। 44 का बी। क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखेंगे तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी? 44 का बी। 45 नंबर क्वेश्चन।
जब किसी वस्तु को भूमि से जोड़ दिया जाए तब भूमि से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वस्तु में होता है। इसका अर्थ हुआ कि वस्तु, बताइए इसका क्या अर्थ होगा सर? इसका अर्थ ये होगा कि वस्तु धनात्मक आवेशित होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल समझिएगा कि जब किसी वस्तु को भूमि से जोड़ देंगे, जोड़ देने पर भूमि से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वस्तु में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भूमि से वस्तु में होता है, यानी भूमि पर धनात्मक होगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, निगेटिव चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो हम जो है भूमि से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि तो प्रश्न कह रहा है कि इसका अर्थ हुआ वस्तु जो है ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हुआ कि वस्तु धनात्मक, एक सेकेंड, कितना नंबर क्वेश्चन है? 45। देखिए मिस्टेक हम नहीं चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन हो, पर फिर भी जो टाइपिंग हुआ है उस हिसाब से बहुत सारी गलतियां आ रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, हालांकि ठीक है मेरे हिसाब से तो सही होगा। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा सवाल अच्छा क्या कह रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ। जब किसी वस्तु को भूमि से जोड़ा जाता है तब भूमि से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, प्रवाह वस्तु में होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वस्तु इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वस्तु में होता है। तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया तो इसका अर्थ मतलब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो धनात्मक कैसे होगा जी? ऋणात्मक होना चाहिए, वही मुझे लग रहा था। हालांकि मैं एक बार थोड़ा सा इस पर देख लूंगा क्या इसका कंडीशन है, क्या इसका रूल है, बट मेरे हिसाब से ऋणात्मक ही होना चाहिए 45 का। चलो मैं एक बार देख लूंगा, परेशान मत हो। 45 का हालांकि आंसर बुक में आई मीन जो मैंने पीडीएफ बनवाया उसमें सी दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो नियम कहता है, देखिए वस्तु क्या कह रहा है, कर रहा है कि भूमि से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वस्तु में होता है। तो भूमि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, वो ग्रहण करने का मतलब है कि आपको जरूरत थी और आप ऋणावेशित होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि इसका अर्थ हुआ कि वस्तु, भाई वस्तु तो ग्रहण कर रहा है ना, भूमि दे रही है वस्तु में, तो वस्तु ले रहा है, भूमि दे रहा है। अगर भूमि पूछता तो भूमि धनावेशित हो जाता, लेकिन वस्तु ऋणावेशित होना चाहिए। पर फिर भी मैं इसको एक बार देख लूंगा किसी अच्छे तरीके से। किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वस्तु को रगड़कर आवेशित किया जाता है? ये बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में कि किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वस्तु को रगड़कर आवेशित किया जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहिएगा सर कि ऐसे कंडीशन में वस्तु के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 46 का डी ये आपका सही उत्तर है कि वस्तु के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी साबुन के बुलबुले को धनावेशित किया हो तो बुलबुले की त्रिज्या के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सर बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी जब हम उसको धनावेशित करेंगे। तो 47 का सी। ठीक है, तो ये 50 प्रश्नों की ये सीरीज एकदम हम करीब पहुंच चुके हैं 48 पर। इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है, जल्दी बताइएगा। 48 जल्दी बताइएगा जी। कौन करेगा विद्युतीकरण का परीक्षण? विकर्षण, क्योंकि आकर्षण तो कर नहीं सकता। तो ये 48 का सी। हालांकि मैं 45 एक बार फिर से देखूंगा बाद में। 49, किस वैज्ञानिक ने आवेश के क्वांटमीकरण का प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया? तो ये 49 का मिलिकन साहब है जी। ठीक है, किन्होंने किया? मिलिकन साहब ने किया। और ये आखिरी प्रश्न 50वां सवाल 50-50 सीरीज। निर्वात में दो आवेश के बीच की दूरी के बीच विद्युत बल अगर 40 न्यूटन है, यदि आवेशों के बीच का जो कांच जो है वो रख दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? ये तो एक न्यूमेरिकल हो गया, इसको सॉल्व करिएगा। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये 8×5 हाँ 5 न्यूटन का बल करेगा जी। ठीक है, विद्युत बल जो है कितने न्यूटन का होगा? 5 न्यूटन का। ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा कि आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट होगा टेलीग्राम पे, कोई फीस नहीं है टेलीग्राम पे।
एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा। और एक और सख्त हिदायत, संजीवनी बैच आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले चैप्टर में।